हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम आज आपको एक नई अनसुनी कहानी के बारे में बताते हैं। याहू, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, जा जा मेरे बचपन कहीं जाके छुप जाना। यह गीत गाते हुए शायरा बानो फिल्म जंगली के साथ पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आई थी। उनका शबाब प्याले से छलकती शराब जैसा चंचल था। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के ज़माने में जंगली पहली रोमांटिक रंगीन फिल्म थी। इसमें शम्मी कपूर ने पहली बार याहू की हुंकार भरी थी, जो देश की गली गली में गूंज गई थी। कश्मीर की मनमोहक घाटियाँ, बर्फ से ढके पेड़ और मैदान, उस पर चहलकदमी करते, तराने गाते, छेड़छाड़ करते दो जवां दिलों ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी। फिल्म जंगली सुपरहिट रही। शंकर जयकिशन के मीठे गीतों की वजह से और शम्मी कपूर के विरोधी तेवरों की वजह से शायरा बानो उस वक्त मुंबई सिनेमा में धूम मचा गई। 23 अगस्त 1944 को जन्मी शायरा बानो के बारे में विस्तार से जानने के लिए पहले के दशक की उनकी मां नसीम बानो के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है। उस दौर में फिल्मों में आने वाली लड़कियां प्राय निचले तबकों से हुआ करती थी। ऊंचे रईस खानदान की नसीम ने फिल्मों में आने की जिद की तो परिवार का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन सोहराब मोदी जैसे निर्माता निर्देशक ने नसीम को फिल्म हेलमेट में ओफिलिया के रोल का ऑफर दिया तो उनका गुस्सा काफुर हो गया। नसीम की किस्मत जागी। फिल्म पुकार से जहांगीर के न्याय पर आधारित इस फिल्म में नसीम ने नूरजहां का किरदार चंद्रमोहन के साथ निभाया था। अपनी ही आवाज़ में गाना भी गाया था। जिंदगी का साज भी क्या साज है, बज रहा है और बेआज है। नसीम बानो 30 के दशक की तमाम लड़कियों में सबसे अधिक हसीन और चंचल थी, इसलिए उन्हें ब्यूटी क्वीन के नाम से प्रचारित किया जाता है। जब शायरा बानो को फिल्म में लॉन्च किया गया तो मां का ताज उनके सर पर रखा गया। नसीम बानो की उल्लेखनीय फिल्मों में चल चल रे नौजवान, उजाला बेगम और चांदनी रात प्रमुख है। नसीम बानो ने एहसान मियां नामक एक अमीर जादे से निकाह किया था। नसीम की खातिर कुछ फिल्मों का निर्माण किया था। शायरा का जन्म 23 अगस्त 1941 को मसूरी में हुआ। शायरा की नानी शमशाद बेगम दिल्ली की मशहूर गायिका थी। भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद एहसान मियां पाकिस्तान जा बसे। नसीम बेटी शायरा और बेटे सुल्तान को कर लंदन जा बसी और फिर शायरा की शिक्षा दीक्षा लंदन में हुई। छुट्टियां मनाने शायरा जब भारत आई तो दिलीप कुमार की फिल्मों की शूटिंग देखने घंटों स्टूडियो में बैठी रहती थी। शायरा बानो की एक इंटरव्यू में यह बताया कि जब वह 12 साल की थी तब से ही वह अल्लाह से इबादत करती थी कि अपनी माँ जैसे, अपनी अम्मी जैसी ही हीरोइन बनना है और श्रीमती दिलीप कुमार बनकर उसे बेहद खुशी होगी। शायरा ने 1959 में बॉलीवुड में प्रवेश किया। नसीम के पुराने दोस्त रहे फिल्म के संसधर और सुबोध मुखर्जी ने फिल्म जंगली में शम्मी कपूर के साथ शायरा को लॉन्च किया। सन 1960 के दशक में शायरा की कई सुपरहिट फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही थी। उन दिनों राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार के नाम से पुकारा जाने लगा था। राजेंद्र के अभिनय में दिलीप कुमार की पूरी परछाई समाई हुई थी और फिर शायरा का दिल राजेंद्र पर फिदा हो गया, जबकि वे 3 बच्चों के पिता वाली शादीशुदा व्यक्ति थे। उनकी मां नसीम को जब यह भनक लगी तो उन्हें अपनी बेटी की नादानी पर बेहद गुस्सा आया। उन्हीं दिनों उन्होंने दिलीप कुमार को पाली हिल वाले बंगले के पास जमीन खरीद कर घर बनाया था। शायरा का दिलीप के घर आना जाना और बहनों से मेल मिलाप जारी था। नसीम ने पड़ोसी दिलीप साहब की मदद ली और उनसे कहा कि शायरा को समझाएं ताकि उसका राजेंद्र कुमार से पीछा छूटे। बेमन से दिलीप कुमार ने यह काम किया क्योंकि वे शायरा के बारे में ज़्यादा जानते भी नहीं थे। शादी का तो दूर दूर तक कोई इरादा ही नहीं था। दिलीप साहब ने शायरा को समझाया कि राजेंद्र के साथ शादी का मतलब है पूरी ज़िंदगी सौतन बनकर रहना और तकलीफ़ें सहना। तब पलटकर शायरा ने दिलीप साहब से सवाल किया कि क्या वे उससे शादी करेंगे। सवाल ये अचकचाए दिलीप उस समय तो कोई जवाब नहीं दे। 11 अक्टूबर 1966 को उन्होंने अपनी 44 साल की उम्र में 25 साल की शायरा से बाकायदा शादी रचा ली। दूल्हे दिलीप कुमार के घोड़े की लगाम पृथ्वी राज कपूर ने थामी थी और दाएं बाएं राज कपूर तथा देवानंद नाच रहे थे। दिलीप कुमार ने कोई
चट मंगनी पट ब्याह वाली स्टाइल नहीं अपनाई थी। वसीम और सुबोध मुखर्जी को इसके लिए काफ़ी फील्डिंग करनी पड़ी। दिलीप साहब चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग के समय बीमार हो गए। फौरन सायरा ने फ्लाइट पकड़ी और चेन्नई जाकर नर्स की तरह दिलीप साहब की सेवा में जुट गई। महाबलेश्वर में भी दोनों की बातें हुई। आखिर उनका झुकाव सायरा की ओर होने लगा, क्योंकि वे कामिनी कौशल तथा मधुबाला से निराश हो चुके थे। अपने कुंवारेपन की आज़ादी को आखिर वे छोड़ देना चाहते थे। दिलीप साहब के भीड़ भाड़ वाले घर में सायरा का ज़्यादा दिनों तक मन नहीं लगा। उसी मोहल्ले में मां के साथ रहने लगी। सायरा ने फिल्मों में काम जारी रखा। दिलीप साहब के अलावा भी वे दूसरे नायकों के साथ नायिका का रोल निभाती रही। फिल्म विक्टोरिया 203 के समय वे प्रेग्नेंट थी और शूटिंग लगातार करने से उन्होंने मृत शिशु को जन्म दिया। इस दुर्घटना पर दिलीप कुमार फूट फूट कर रोए थे। कुछ समय बाद दिलीप सायरा के बीच अस्मा नामक एक खूबसूरत महिला आकर खड़ी हो गई। कहा जाता है कि यह सब एक साजिश के तहत रचा गया प्लान था। 30 मई 1980 को उसने दिलीप कुमार से कर ली। समय रहते दिलीप कुमार ने उससे छुटकारा पा लिया, लेकिन 3 साल तक वे झूठ बोलते रहे कि उनकी कोई दूसरी शादी नहीं हुई। ऐसा माना जाता है कि दिलीप साहब के दिल में पिता कहलाने की एक ललक थी, जिसे वे शायद अस्मा के जरिए पूरा करना चाहते थे। सायरा बानो ने अपने खाली समय को सामाजिक सेवा में लगाया है। मुंबई के दंगों के बाद घायल लोगों के घाव पर मरहम लगाने अथवा उनके फिर से नई जिंदगी शुरुआत करने के काम में वे मदद करती थी। वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिलीफ एंड केयर सर्विस के तहत बगैर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के भेदभाव के सायरा यह काम खुले दिल दिमाग से कर रही है। एक ग्लैमरस हीरोइन का इससे बड़ा सामाजिक सरोकार और क्या हो सकता है। आपको सायरा बानो कैसी लगती है और उनकी सबसे अच्छी फिल्म आपको कौन सी लगती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद यह है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर आएंगे ऐसे ही बेहतरीन अभिनेता और अभिनेत्रियों की कहानी लेकर। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।